एग्जाम की तैयारी दोस्तों जैसे कि हमने आज मॉर्निंग में क्लास की थी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स की, उसके अकॉर्डिंग आज हम करेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो अभी का जो क्लास रहेगा हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन का रहेगा, जो कि हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट रहेंगे। और दूसरा ये है कि ये सभी पेपरों का मिक्सअप है, यानी कि हमारे फर्स्ट ईयर में 6 पेपर है, 6 पेपर हैं, तो 6 पेपरों का मिक्सअप चल रहा है। ठीक है ना, कि पेपर फर्स्ट से पेपर सेकंड, पेपर थर्ड, पेपर फोर्थ, पेपर 5, यानी 6 तक के जितने भी पेपर हैं सारे पेपरों का मिक्स चल रहा है। यानी कि इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी से लेके थेरेपेटिक्स तक जितने भी पेपर हैं सबका मिक्सअप चल रहा है क्वेश्चनों का। ठीक है, तो दोस्तों आप एक कॉपी और एक पेन ले लीजिए ताकि स्टार्ट करते रहो और आप लिखते रहे साथ साथ। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का। आज क्लास थर्ड है शायद हमारी, हाँ 2 क्लास हो चुकी है हमारी, क्लास थर्ड है आज। क्लास थर्ड का क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, भौतिक चिकित्सा की पद्धतियां। भौतिक चिकित्सा क्या है दोस्तों? भौतिक चिकित्सा फिजियोथेरेपी, फिजियोथेरेपी है ना, उसकी पद्धतियां क्या क्या हैं? भौतिक चिकित्सा की दोस्तों 3 पद्धतियां हैं, 3 या 4 पद्धतियां हैं। कौन कौन सी हैं? मालिश, मालिश हो गई, व्यायाम चिकित्सा हो गई, व्यायाम चिकित्सा, ठीक है, विद्युत चिकित्सा, विद्युत चिकित्सा, और एक और है आपकी मालिश, व्यायाम, विद्युत, जल चिकित्सा, जल चिकित्सा। ये आते हैं 1 नंबर में पूछे जाते हैं, भौतिक चिकित्सा की पद्धतियां लिखिए, ये भौतिक चिकित्सा की पद्धतियां कौन कौन सी हैं, इस तरीके से पूछे जाते हैं। 1 या 2 नंबर में क्वेश्चन। ठीक है, तो उसके लिए भी मोस्ट इंपोर्टेंट है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए दोस्तों, शरीर स्थिति के प्रकार। शरीर स्थिति क्या है दोस्तों? शरीर स्थिति हमारे शरीर की एक स्थिति होती है ना, मतलब ये हमारे एक पोस्चर होता है हमारे बॉडी का, है ना। तो बॉडी पोस्चर के टाइप्स कितने हैं, या हम कह सकते हैं शरीर स्थिति के प्रकार कौन कौन से हैं? तो दोस्तों 2 प्रकार होते हैं, एक सक्रिय शरीर स्थिति और एक निष्क्रिय शरीर स्थिति, एक्टिव इनएक्टिव, सक्रिय शरीर स्थिति और दूसरी है आपकी निष्क्रिय शरीर स्थिति। ठीक है, सक्रिय और निष्क्रिय। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3, आईईपी के कितने चरण हैं? तो आईईपी के दोस्तों 7 चरण हैं। कितने हैं? 7 चरण हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, आईईपी के कितने भाग हैं? तो आईईपी के 2 भाग हैं, भाग आ और भाग बा। कितने भाग हैं? 2 भाग हैं, भाग आ और भाग बा। ठीक, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, जी तथा एस कारक के प्रतिपादक कौन है? जीएस फैक्टर किसने दिया है? तो दोस्तों ये हमने किसमें किया था, अभी लास्ट में क्लास की थी हमने, थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस। तो उन्होंने कहा था ना, बुद्धि क्या है, व्यक्ति में 2 प्रकार की बुद्धि होती है, एक सामान्य और एक विशिष्ट। तो ये स्पेयरमैन ने दिया है, स्पेयरमैन। क्वेश्चन नंबर 6 है, सीपी बच्चों में कौन सा रिफ्लेक्स देखने को मिलता है? सेरेब्रल पालिसी वाले जो स्टूडेंट या बच्चे होते हैं, व्यक्ति होते हैं, उन बच्चों में कौन सा रिफ्लेक्स बना रहता है जो उम्र के अनुसार नहीं जाता है? सामान्य तौर पर सामान्य बच्चों के सभी रिफ्लेक्सेस खत्म हो जाते हैं, लेकिन हमें विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, अगर हम बात करें सेरेब्रल पालिसी वाले, तो उनमें रिफ्लेक्सेस बने रहते हैं। तो अत्यधिक जो देखने को मिलते हैं, 2 प्रकार के रिफ्लेक्सेस देखने को मिलते हैं, एक है आपका मोरो रिफ्लेक्स और एक है एटीएनआर रिफ्लेक्स। मोरो और एटीएनआर, मोरो और एटीएनआर। ठीक,
क्वेश्चन नंबर 7 है सीपी बच्चों के लिए चलने फिरने संबंधी 2 उपकरणों के नाम। क्या होता है ना, कभी कभी लोग क्या कर देते हैं, चलने फिरने संबंधी में व्हील चेयर भी लगा देते हैं कि सीपी बच्चा है तो व्हील चेयर। अरे वही व्हील चेयर बैठने का काम करती है, चलने का काम नहीं करती है। उसको लेके जा सकते हैं व्हील चेयर के द्वारा, लेकिन उस पर बच्चा बैठा है, क्या चल रहा है व्हील चेयर पर बच्चा चल सकता है? नहीं चल सकता। तो क्वेश्चन इस तरीके से आपसे पूछेगा, आपको समझ नहीं आएगा। सीपी बच्चों के लिए चलने फिरने संबंधी 2 उपकरण बताने हैं आपने, जिससे व्यक्ति क्या है, उनकी सहायता लेकर या उनके सपोर्ट से चल सके। तो एक तो हो गया हमारा वॉकर, दूसरा कैलिपर। वॉकर और कैलिपर, ठीक। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए दोस्तों, ऑटिज्म बच्चों की पहचान कितने वर्षों में होती है? तो ऑटिज्म बच्चों की पहचान हम 3 वर्ष में कर सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं रिसर्च कह रही है कि 5 वर्ष तक देखने को मिल रहे हैं लक्षण। लेकिन DSM-4 के अकॉर्डिंग अगर हम बोले तो 3 वर्ष में ऑटिज्म बच्चों की पहचान हो जाती है। कितने वर्षों में हो जाती है? 3 वर्ष में, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, ऑटिज्म के क्षेत्र कौन कौन से हैं? शायद ही किसी को पता होगा ऑटिज्म के क्षेत्र, और ये क्वेश्चन किसी ने पढ़ा भी नहीं होगा मुझे लगता है, और इससे पहले किसी ने इसके बारे में सुना भी नहीं होगा। ऑटिज्म के दोस्तों 3 क्राइटेरिया है या 3 क्षेत्र है। कौन कौन सा? एक तो है सामाजिक संप्रेक्षण और काल्पनिक। सबसे पहला है सामाजिक, ठीक है, दूसरा है संप्रेक्षण, तीसरा है काल्पनिक। ये 3 क्षेत्र है या क्राइटेरिया है, और इनके भी सब एरिया 6 हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, हेलर सिंड्रोम का दूसरा नाम। हेलर सिंड्रोम क्या है? ये ऑटिज्म का एक टाइप है, लेकिन इसे दूसरे नाम से भी जाना जाता है। तो इसको दूसरे किस नाम से जाना जाता है? चाइल्डहुड डिसइंटीग्रेटिव डिसऑर्डर। चाइल्डहुड डिसइंटीग्रेटिव डिसऑर्डर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 11 दोस्तों, ऑटिज्म बच्चों का सबसे पहला और मुख्य लक्षण कौन सा है? ऑटिज्म बच्चों का सबसे पहला और मुख्य लक्षण कौन सा है? यानी कि कौन सा ऑटिज्म बच्चे में हम देख सकते हैं सबसे पहला लक्षण, और सबसे ज्यादा मेन उसका जो सिम्टम्स होगा कौन सा होगा? तो ऑटिज्म बच्चों में हमें सबसे मेन और सबसे फर्स्ट सिम्टम देखने को मिलता है आंखों का समन्वय न करना। आंखों का वह नहीं बनाना, यानी कि वो आई कांटेक्ट नहीं कर पाते हैं और किसी भी चीज के साथ समन्वय नहीं बनाएंगे, कोऑर्डिनेट नहीं करेंगे। हम कोई वस्तु दिखाएंगे तो वो किसी और तरफ देखेंगे, मतलब अटेंशन हमारी बिल्कुल भी नहीं देंगे। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए दोस्तों, गुणसूत्रीय दोष किस असामान्यता को कहा जाता है? गुणसूत्रीय दोष किस असामान्यता को कहा जाता है? जहां गुणसूत्रीय दोष की बात आ गई दोस्तों, तो वहां असामान्यता बोल रहे हैं, जिसके गुणसूत्रीय के कारण कोई भी असामान्यता अगर आ रही है तो उसे डाउन सिंड्रोम कहेंगे। और यहाँ पर 21वीं गुणसूत्रीय असामान्यता भी आप कह सकते हैं, ठीक है, डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम, ठीक। नेक्स्ट देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड या द्रव्य, सेरिब्रोस्पाइनल द्रव्य के आयतन में वृद्धि की असामान्यता क्या कहलाती है? तो हाइड्रोसेफेली। देखिए दोस्तों, हाइड्रोसेफेलिस में क्या होता है? व्यक्ति का सिर बड़ा होता है, सिर बड़ा होना, या इसे हिंदी में जल शीर्ष भी बोलते हैं, जल शीर्ष, ध्यान रखना, सिर बड़ा होना। हाइड्रोसेफेली ऐसी कंडीशन है दोस्तों जिसमें क्या है, बच्चे के सिर का आकार बड़ा हो जाता है और
क्यों होता है? उसका कारण है सेरिब्रोस्पाइनल द्रव में आयतन में वृद्धि। सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड के आयतन में वृद्धि होने के कारण उसके सिर का आकार बड़ा हो जाता है और ये बना रहना बहुत अत्यधिक मात्रा में हो जाता है, तो बच्चा क्या हो जाता है? मानसिक मंद यानी कि बौद्धिक असक्षम हो जाता है, और ये एक बौद्धिक असक्षम का चिकित्सीय लक्षणों का एक प्रकार भी है। ठीक है, हाइड्रोसेफेलिस। माइक्रोसेफेलिस में हमने देखा था सिर छोटा हो रहा है उसमें, ठीक है ना, उसके जो सेरेब्रम क्या है, छोटे छोटे हैं, ठीक, और इसमें क्या है, सिर का आकार बड़ा होता है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड के आयतन में वृद्धि के कारण। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए दोस्तों, त्रियामी बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? त्रियामी बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? गिलफोर्ड ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत किसने दिया? बहुकारक सिद्धांत अभी तो कल ही तो किया था हमने, बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत थॉर्नडाइक ने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16, प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत किसने दिया? ये भी थॉर्नडाइक का है। ये दोनों इसलिए कराए ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ठीक, नेक्स्ट देखिए 17, क्वेश्चन नंबर 17, बच्चों का मूल्यांकन कैसा होना चाहिए? तो दोस्तों बच्चों का जब मूल्यांकन किया जाता है तो हमें ध्यान रखना चाहिए बच्चों का मूल्यांकन सतत और व्यापक होना चाहिए। ठीक है, कहीं कहीं ऑप्शन आपको मिलेगा शैक्षणिक और शैक्षणिक होना चाहिए, तो शैक्षणिक भी ठीक है, और शैक्षणिक का मतलब है उसके को करिकुलर एक्टिविटीज जितने भी आगे, शैक्षणिक तो एजुकेशनल से रिलेटेड जितने भी आगे हमारी करिकुलर एक्टिविटीज और को करिकुलर एक्टिविटीज सभी का उसका। ठीक है, बच्चों का मूल्यांकन कैसा होना चाहिए? तो आप लगाएंगे सतत और व्यापक होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? सतत और व्यापक होना चाहिए। व्यापक, व्यापक का मतलब होता है दोस्तों बड़ा, विस्तृत। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, जीवन की सबसे कठिन अवस्था कौन सी है? जीवन की सबसे कठिन अवस्था कौन सी है? तो दोस्तों किशोर अवस्था जो है जीवन की कठोर अवस्था है, ये किशोरावस्था, और इसे जीवन की कठिन काल भी कहा गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19, किसी ज्ञान को ग्रहण करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? किसी भी ज्ञान को ग्रहण करने की प्रक्रिया संज्ञान कहलाती है, कॉग्निशन कहलाती है, संज्ञान कहलाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20, आकलन की कितनी अवस्थाएं या चरण है? तो आकलन के दोस्तों 3 अवस्थाएं और 3 चरण है। कौन कौन से? एक तो है प्रारंभिक अवस्था, दूसरी है आपकी माध्यमिक अवस्था, तीसरी है आपकी नैदानिक अवस्था। नैदानिक अवस्था या चरण, ये 3 चरण या 3 अवस्थाएं हैं आकलन की। ठीक है, तो दोस्तों आज भी हमारे पूरे 20 प्रश्न हो चुके हैं व्याख्यात्मक रूप से। इसमें अगर किसी को डाउट है या कुछ पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। बाकी के हम लॉन्ग क्वेश्चन भी करेंगे अभी। ठीक है, अभी तो हम शॉर्ट क्वेश्चंस कर रहे हैं, उसके बाद हम पेपर वाइज मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद हम करेंगे लॉन्ग क्वेश्चन। लॉन्ग क्वेश्चन में शॉर्ट क्वेश्चन भी करेंगे कि किस तरीके से हमने उनको सॉल्व करना है। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, प्रिपरेशन बहुत अच्छी होगी। ठीक है, परेशान ना हो। ऑल द बेस्ट।